सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड इवनिंग एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी सीजीएल के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आज जो हम देखने वाले हैं सीजीएल 2024 में जो आपका टीयर 1 का एग्जाम कंडक्ट हुआ था, जो कि आपका 10 सितंबर को हुआ था, उसकी जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें जितने भी मैथ्स के 25 क्वेश्चन आए थे वो पूरे क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो है हार्ड शिफ्ट थी, ये जो क्वेश्चन ये जो शिफ्ट बोली गई थी ये हार्ड शिफ्ट बोली गई थी। लेकिन इसके क्वेश्चंस हम देखते हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी हैं, तो यहाँ पर पूरे क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। ये सीरीज जो भी बच्चे 2025 सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली भाई। तो जितनी भी वीडियोस पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ वो पूरी देख लीजिएगा, और आगे भी इसी प्रकार से आपकी वीडियोस अपलोड हो रही है। और एसएससी जीडी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसकी सीरीज भी हमारी पैरेलली चल रही है, तो आप उसको भी देखते रहें। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ध्यान से देखिएगा। Find the gain percent given that Priya sold her scooter for rupees 42,564, gaining 1/6 of the selling price। यहाँ पर बोला गया है प्रिया अपने स्कूटर को 42,454 564 रुपए में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ अर्जित करती है। मतलब जो प्रॉफिट मिल रहा है ना भैया, जो प्रॉफिट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है उसको, प्रॉफिट का बोला गया है, जो प्रॉफिट है वो 1/6 है सेलिंग प्राइस का, 1/6 है सेलिंग प्राइस का। इसका मतलब अगर मैं प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का अगर मैं रेशियो लेता हूं तो यहाँ पर वो आएगा 1/6। इसका मतलब अगर सेलिंग प्राइस 6 है तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो 1 है। मतलब कोई चीज को 6 में बेचने पर अगर 1 का प्रॉफिट हो रहा है आपको, इसका मतलब वो चीज 5 की रही होगी, आपको वो चीज 5 में मिली होगी। और एक्चुअली में आपसे पूछा गया फाइंड गेन परसेंट। यदि आपको गेन परसेंट निकालना है तो आप सभी लोग जानते हैं कि गेन हमेशा आपका काउंट कहां से किया जाता है, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उस पर। तो यहाँ पर आपको 1 का फायदा तो हो रहा है, ये तो डन है। कितने पर हो रहा है, 5 पर। और आंसर आपसे पूछा है गेन परसेंट। तो मुझे बताइए ये 42,564 ये जो दिया हुआ है गुमराह करने के लिए, इसकी कोई जरूरत है क्या? कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन में जो भी आपसे पूछा जा रहा है वो परसेंटेज में ही पूछा जा रहा है, तो आपको एक्चुअल वैल्यू की जरूरत नहीं है, आप परसेंटेज से इसको सॉल्व कर सकते हैं, रेशियो से ही डायरेक्ट आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपको 5 की चीज पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, परसेंट में जाने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। हम सभी जानते हैं कि फ्रैक्शन को जब भी परसेंटेज में ले जाना होता है तो 100 का मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 20%। तो यहाँ पर इनको कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। गॉट इट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किरण लेंट 4,000 रुपीज टू 2 पर्सन। किरण ने दो व्यक्ति को 4,000 रुपए उधार दिए, सच डेट एक भाग का 8% प्रतिवर्ष और दूसरा भाग 10% प्रतिवर्ष की भाग से उधार दिया उसने। उसे 352 रुपए का साधारण ब्याज मिलता है वार्षिक। तो 10% पर उधार दी गई राशि ज्ञात करें। भैया इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको हमेशा से बताया आया हूँ, मिक्सचर एंड एलिगेशन। देखिए, या फिर आप इसको ना उससे भी कर सकते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन के अलावा भी आप इसको दूसरी मेथड में आपको बताता हूँ, उससे भी आप कर सकते हैं। देखिए, अगर आपसे बोला गया है कि 4,000 रुपीज की कोई चीज थी, उसमें दो हिस्से में आपको वो दिया जा रहा है, रेट पर दिया रहा है। पहले में आपको 8% पर आप किसी को दे रहे हैं और दूसरे में आप 10% पर दे रहे हैं। और ओवरऑल जो आपको मिल रहा है ना भाई, ओवरऑल आपको 352 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 352 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो मैं इसको शिफ्टिंग मेथड से करता हूँ। देखिए शिफ्टिंग मेथड क्या बोलती है, शिफ्टिंग मेथड ये बोलती है कि भाई आप कुछ चीजों को शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे अगर दो हिस्से हैं, दोनों हिस्से अगर आप उधार दे रहे हैं, वो दोनों हिस्सों को अगर आप 10-10% ब्याज पर दे रहे हैं ना भाई। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर। मान लीजिए आपने 70 रुपए और 30 रुपए दो चीज उधार दी किसी को। ओवरऑल 100 रुपए आपके पास, आपने 70 रुपए किसी को दिए और 30 रुपए किसी को दिए, लेकिन दोनों पर आप 10-10% ब्याज ले रहे हैं, 10-10% ब्याज ले रहे हैं। तो मुझे बताइए 70 पर 10% ब्याज आपको 7 रुपए मिलेगा, 30 पर 10% ब्याज 3 रुपए मिलेगा। तो ओवरऑल जो आपका ब्याज बन रहा है वो 10 रुपए बन रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो 10 रुपए है ये 100 का ही तो 10% है। तो अगर दोनों पर, दोनों हिस्से पर सेम परसेंटेज ब्याज दिया हो तो वो ओवरऑल का भी उतना ही परसेंट निकलेगा, ये कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये बोलता हूँ कि कुछ देर के लिए मैं शिफ्टिंग मेथड से मैं मान लेता हूँ कि सर इसको 8% मिल रहा है, ये वाला हिस्सा भी 8% पर ही दिया जा रहा है, कुछ देर के लिए मान लो 8% ही दिया जा रहा है। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा। तो अगर ओवरऑल 8% होगा तो सर वो 4,000 का ही तो 8% ही होगा, ओवरऑल टोटल आएगा। टोटल ब्याज ओवरऑल 4,000 का 8% आएगा। तो 4,000 का 8% कितना होता है, 320 रुपए। पर क्या यहाँ पर 320 ओवरऑल ब्याज मिल रहा है? आप बोलेंगे नहीं सर कुछ ज्यादा मिल रहा है। कितना ज्यादा मिल रहा है? तो आप बोलेंगे सर 32 रुपए ज्यादा मिल रहा है, 32 रुपए ज्यादा मिल रहा है। अच्छा 32 रुपए क्यों ज्यादा मिल रहा होगा? क्योंकि सर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 8% नहीं था, कहीं ना कहीं यहाँ पर 2% ज्यादा है। मतलब यहाँ का जो भी हिस्सा है, फॉर एग्जाम्पल ये हिस्सा मैंने मान लिया एक्स है, तो यहाँ का जो भी हिस्सा है उसका 2% ही तो 32 रहा होगा, क्योंकि हमने 8% माना है, इसका 2% छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं जो एक्स हिस्सा है उसका ही तो 2% की वैल्यू हमको 32 दी हुई है। क्या इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्स के, 16। तो यहाँ से एक्स के 100% की वैल्यू निकालूंगा तो वो कितनी आ जाएगी, तो आप बोलेंगे 1600। मतलब यहाँ पर जो एक्स वैल्यू हमने मानी थी
ये वाली पूरी वैल्यू 1600 रही होगी, तो ये वाली कितनी रही होगी, 2400 रही होगी। क्या बात समझ में आ गई? ये अगर 1600 है तो ये 2400 रही होगी। उसने क्या पूछा आपसे कि उसको 10% पर जो दे रहा है वो कितना है, तो 10% वाला एक्स ही तो 1600, ये निकालने की जरूरत नहीं थी, 1600 आपका आंसर है। भाई ये शिफ्टिंग मेथड थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, ये आपको मैंने समझा दी है, और ये बहुत टफ टफ क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में आपको सॉल्व करा देती है। ठीक है, तो इस मेथड को ध्यान रखिएगा। लेकिन इसको बताने के बाद मैं आपको एक मेथड और समझा देता हूँ, उसको और ध्यान से देखिएगा। मैंने जैसे अभी आपसे बोला था कि इसको हम मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी कर सकते हैं, राइट। जैसे यहाँ पर मिक्सचर एंड एलिगेशन क्या बोलती है, भैया ओवरऑल तो 4000 रुपये आपको दिख रहा है, ठीक है। अब पहला हिस्सा मान लेते हैं एक्स रहा होगा, दूसरा हिस्सा दूसरा हिस्सा वाई रहा होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पहला जो हिस्सा है उस पर आपको 8% ब्याज मिल रहा है और दूसरे वाले पर 10% मिल रहा है, और ओवरऑल कितना मिल रहा है आपको, 352। तो देखिए परसेंटेज में एलिगेशन लग रहा है तो यहाँ पर भी परसेंटेज ही आएगा ओवरऑल। तो अगर 352 में निकालता हूँ तो वो 4000 का कितना परसेंटेज होगा, तो परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, दो जीरो से दो जीरो कट हुए, 4 8 जा 32, 4 8 जा, ये एक जीरो हटाकर यहाँ पॉइंट, तो 8.8% ओवरऑल मिल रहा है आपको, राइट। तो आप यहाँ बोलेंगे सर पहला हिस्से पर 8%, दूसरे पर 10%, और ओवरऑल आपको 8.8% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर इनका जो यहाँ से इनका जो डिफरेंस निकलेगा ना, जैसे यहाँ पर आया 0.8 और यहाँ पर इनका डिफरेंस आया 1.2, तो इनका जो रेशियो होगा, ये रेशियो वही होगा जो ये है एक्स और वाई का रेशियो होगा। एक्स और वाई क्या था, क्वांटिटी थी ना, क्वांटिटी बोल सकते हैं, या फिर जो भी जो टोटल आपने अमाउंट रेंट पर दिया वो था, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका रेशियो बन रहा है वो 3:2 बन रहा है, मतलब जो भी हिस्सा है 3:2 में है। तो 3:2 का मतलब टोटल ये आ रहा है 5, और 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4000। हमको क्या निकालना है, 10% पर जो दिया गया हिस्सा उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू सर कितनी है, उसकी वैल्यू 2 है। तो अगर यहाँ पर आपकी 5 की वैल्यू 4000 आ गई, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू में 2, तो कितना आ जाएगा भाई, 1600 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये मेथड हो गई आपकी मिक्सचर एंड एलिगेशन से। इससे पहली वाली मेथड मैंने आपको शिफ्टिंग मेथड से बताई, ये दोनों ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। बाय अप्लाइंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया कैन टू ट्राइंगल नॉट बी प्रूव्ड कॉन्ग्रुएंट, इनमें से कौन से क्राइटेरिया का यूज करके हम ये बोल सकते हैं कि वो सर्वांग समता नहीं बता सकता। अब देखिए सर्वांग समता क्या होती है, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि कोई दो चीज डिक्टो सेम हो। डिक्टो सेम मतलब कि दिखने में भी सेम हो, उनके शेप और साइज भी सेम हो। देखो दो चीज होती है, या तो आपको उसका सिर्फ फेस फेस दिख रहा है कि ये सेम है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ट्राइंगल ये बनाया और दूसरा ट्राइंगल ये बनाया, भाई इनका शेप तो सेम है ना, तो हम इन ट्राइंगल को सिमिलर बोल सकते हैं, सिमिलर। लेकिन कॉन्ग्रुएंस नहीं बोल सकते। कॉन्ग्रुएंस का मतलब ये होता है कि जिनका शेप भी सेम हो, साइज भी सेम हो, दैट्स कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। तो सर्वांग समता क्या होती है, जो बिल्कुल डिक्टो सेम बताती है। तो सर्वांग समता कैसे निकाली जा सकती है, हम चार पांच प्रकार से क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेस पर हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइड 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 के बेस पर हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हैं। अगर तीन साइड बराबर है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे, तो उसके बेस पर साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी होती है। साइड एंगल साइड मतलब क्या होता है, भाई दो साइड है, उनके बीच का एंगल अगर बराबर है दो ट्राइंगल में आपस में, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से वो भी सही होती है। एंगल साइड एंगल क्या होता है कि अगर दो एंगल्स हैं और उनके बीच की कोई साइड है, अगर ये आपस में बराबर है दो ट्राइंगल की, तो वो भी कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो बोला ना एंगल 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 क्राइटेरिया, इससे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव नहीं होती, इससे सिमिलरिटी प्रूव जरूर हो जाएगी, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी प्रूव नहीं होगी। अगर तीन ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल है और दोनों के एंगल बराबर है, हो सकता है ये 60 डिग्री हो सकता है ये भी 60 डिग्री हो, लेकिन साइड तो डिफरेंस हो सकती है ना, साइड डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। शेप सेम होगा बट साइज डिफरेंट हो सकता है। तो इसलिए हमको ये एंगल एंगल क्राइटेरिया जो है ना, ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ नहीं करता है। गॉट इट। चलिए यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। 2 + tan² 2a + cot² 2a डिवाइडेड बाय दिस, आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। मैं ये बोलता हूँ इसको आप दो प्रकार से कर सकते हैं। उसको करने से पहले एक रूल देख लीजिएगा। पहली चीज तो क्या मैं इसको, देखिए sec² sec² थीटा प्लस cosec² थीटा इज इक्वल टू जो होता है ना वो sec थीटा इंटू में cosec थीटा होता है। इस चीज का ध्यान रखना आप, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखता हूँ, यहाँ पर अगर मैं वन वन को ब्रेक कर देता हूँ तो ये 1 + tan² 2a बन जाएगा, 2a प्लस 1 + cot² 2a बन जाएगा, ठीक है। राइटिंग थोड़ी खराब आ रही है क्या, और डिवाइडेड बाय में sec² 2a इंटू में cosec 2a आ जाएगा। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ भाई यहाँ पर कि 1 sec² थीटा माइनस cot² थीटा इक्वल टू 1 होता है, cosec² 10 होता है एक्चुअली में, यहाँ 10 cosec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इन दोनों फॉर्मूले का यूज करें तो 1 + tan² थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप बोलेंगे सर वो हो जाएगा cosec² थीटा, प्लस 1 + cot² को क्या लिख सकता हूँ, तो आप उसको लिख सकते हैं sec² थीटा, राइट। और यहाँ पर
नीचे क्या चल रहा है, तो आप बोलेंगे सर सेक टू ए इंटू में कॉसेक टू ए। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब एक बात बताइए मुझे, यहाँ पर ये दोनों स्क्वायर आ रहे हैं। हमने ये देखा था कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू ये होता है। तो अगर इनका स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है, तो क्या मैं इसका स्क्वायर करके किस तरीके से बनेगा ये? देखिए सिंपल सी बात है, मैं आपको इसका पूरा बेसिक से समझाता हूँ, तब आप समझेंगे, क्लियर नहीं होगा नहीं तो। यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि यहाँ पर अगर मैं इसको फॉर्मूले के बेस पर करूं तो भी ठीक है, अगर मैं विदाउट फॉर्मूले भी करता हूं तब क्या होगा? देखिए, अगर मैं इसको पूरा फॉर्मूला बना लेता हूं, मतलब क्या कि अगर मैं टू में टेन टू ए इंटू कॉट टू ए लिख देता हूं, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा? ये दोनों अपोजिट होते तो कट जाएंगे, तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर टेन स्क्वायर टू ए प्लस कॉट स्क्वायर टू ए आया, तो ये देखकर कुछ घंटी बजी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी फॉर्मूला बन गया। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको? टेन टू ए प्लस कॉट टू ए का होल स्क्वायर बन गया यहाँ पर। और डिवाइडेड बाय क्या जा रहा है? डिवाइडेड बाय जा रहा है सेक टू ए इंटू में कॉसेक टू ए। अच्छा, यहां पर मैं इनको आपस में क्या लिख सकता हूं? तो सर इसको साइन और कॉस में ओपन करूंगा ना, तो ये क्या बनेगा? साइन स्क्वायर टू ए प्लस कॉस स्क्वायर टू ए अपॉन में, ये टू चल रहा है, अपॉन में कॉस टू ए इंटू में साइन टू ए, ये बन रहा है। और इनका पूरे का स्क्वायर चल रहा है, और डिवाइडेड बाय में चल रहा है सेक टू ए इंटू में कॉसेक टू ए। तो भैया ये तो वन हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है। और ये अपॉन में जो है ये ऊपर जाकर क्या बन जाएगा? तो आप बोलेंगे सेक टू ए कॉसेक टू ए का होल स्क्वायर, और नीचे चल रहा है सेक टू ए और इंटू में कॉस टू ए। तो आप एक बात बताइए मुझे कि ये एक से एक तो कट जाएगा, तो सेक टू ए इंटू कॉसेक टू ए आंसर आएगा। सेक टू ए कॉसेक टू ए भैया यहाँ पर मल्टीप्लाई रहेगा, माइनस नहीं आ सकता, यही आंसर है आपका। ठीक है, इसको करने का एक और तरीका मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, एक और तरीका ये बोलता हूँ मैं आपसे। इसको हम और भी क्या लिख सकते हैं? इसको हम और क्या लिख सकते हैं? अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा तो इसको मैं और किस तरीके से लिख सकता हूँ? इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ? तो अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा, तो आप इसको वन अपॉन सेक टू ए, देखिए मैं ये बोलता हूं आपसे कि सेक टू ए इंटू में कॉसेक टू ए को भी आप ब्रेक करके लिख सकते हैं। किस तरीके से? इसको अगर मैं डिवाइड में ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा वन अपॉन में कॉस टू ए और वन अपॉन में साइन टू ए बन जाएगा। अगर मैं टू ऊपर भी लिख दूं, टू नीचे भी लिख दूं, तो टू साइन है कॉस टू ए क्या बन जाएगा? साइन टू ए बन जाएगा। तो इसको लिख सकता हूँ टू इंटू में या फिर डिवाइड में साइन टू ए। या तो इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और साइन को मैं वापस ऊपर ला सकता हूँ। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, आप इन दोनों को ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? कॉस थीटा को और साइन थीटा को क्या मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ? दोनों के फॉर्मूले होते हैं भाई ये वाले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। आप इस फॉर्मूले के बेस पर भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, चलिए। तो आई होप कि आपको ये पहली मेथड से ही समझ में आ गया होगा, दूसरी मेथड बताने की जरूरत ही नहीं है ना? और इसमें मैं ये बोल रहा हूँ, एक मेथड और ये कर सकते हैं कि अगर आप इसको ब्रेक कर दें, तो वन प्लस टेन स्क्वायर टू ए प्लस वन प्लस कॉट स्क्वायर टू ए लिख सकता हूँ। वो डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है? सेक टू ए इंटू में कॉसेक टू ए। अच्छा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है। तो इसको उधर भेज दूंगा तो सेक स्क्वायर थीटा जाएगा इसकी जगह। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर टू ए प्लस, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं आप? इसकी जगह आप लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर टू ए, कॉसेक स्क्वायर टू ए। ठीक है, इसकी जगह, क्योंकि ये भी सेम फॉर्मूला होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, तो उससे ये भी आ गया। और डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है? सेक सेक टू ए इंटू में कॉसेक टू ए। अब एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा से
एक बात बहुत गांठ बांध कर रख लीजिएगा अपने माइंड में, अपनी बुद्धि में, अपने दिल में और दिमाग में, कि यहां पर ये जो है ना, इसका मतलब क्या भी होता है, इसका मतलब होता है सेक 2a इंटू में कॉसेक 2a का होल स्क्वायर, ये भी हो सकता है इसका मतलब। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा और हमारा ये आंसर आ जाएगा। आप बोलेंगे सर ये कैसे हो सकता है? भाई लोग, अगर मैं इसको इन्वर्स करके लिखता हूं तो 1 अपॉन में साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2a प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर 2a। अच्छा, ये उधर जाएगा, इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। और नीचे क्या बचेगा? साइन स्क्वायर 2a और कॉस स्क्वायर 2a। तो ये तो हो गया 1, ऊपर ये जाकर क्या बनेगा? यही तो बनेगा। तो ये कट गया, तो हमारा यही आंसर आ जाएगा, पर ये मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, चलिए। एक्स वाई जेड 3 पॉइंट है भैया, प्लेन पर है, मतलब तीनों लाइन में ही है। एक्स वाई कितना है? 11। वाई जेड कितना है? 13। और एक्स जेड है 24। मतलब इस तरीके से है, ये लाइन सेटिस्फाई कर रही है। बोल रहा द नंबर ऑफ सर्कल दैट ट्रेवल थ्रू द पॉइंट एक्स वाई जेड, ऐसे सर्कल बताइए जो तीनों पॉइंट से निकले। भाई पॉसिबल ही नहीं है यार, ऐसा तो कोई सर्कल। मान लीजिए एक सर्कल मिला तो 2 पॉइंट ये कवर करेगा, या 2 पॉइंट ये करेगा, या 2 पॉइंट, तीनों को कैसे कवर कर पाएगा? ऐसे बनेगा क्या अजीब सा? तो कोई भी पॉसिबल नहीं है। यही आंसर है हमारा, 0। इनमें से सबसे लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर निकालिए जो 47 से डिवाइड होता है। सबसे पहले तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है भैया? ये सबसे लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है। इसके बाद एक जैसे ही जोड़ेंगे 1 लाख आ जाएगा। तो 99,999 सबसे लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है। तो मैं इसमें क्या करूंगा, 47 से डिवाइड कर दो, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको माइनस कर देंगे, तो वही सबसे बड़ा नंबर होगा। तो मैं 47 से इसको डिवाइड करता, देखिए 47 दूनी 94, 94 कितना बचा? 59। 47 बन गया 47, कितना बचा? 12, 9। 47 टू जा हो जाएगा, 47 दूनी 94, 94, 6 आएगा तो कितना बचा? 35। तो ये आ गया 9। अब कितने बार में आएगा? तो 4 8 जा काटेंगे क्या? 4 8 जा 32, 7 8 जा 56, ज्यादा हो जाएगा। 8 से नहीं जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा। तो ये तो 359 चल रहा है। अब कितना बचेगा? 359 7 से करूंगा तो 280 और 49, 329। तो रिमाइंडर कितना बचा? 30। मतलब 30 इनमें से अगर मैं हटा दूं तो वो नंबर पूरा कटेगा। मतलब इसमें से अगर मैं रिमाइंडर माइनस कर दूं तो 99,969 वो नंबर है जो 47 से पूरा कटेगा। तो यही सबसे बड़ा नंबर है। इसके ऊपर हम देखेंगे तो वो 10,000 के ऊपर चला जाएगा, सॉरी 1 लाख के ऊपर चला जाएगा, जो कि 6 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो सर 9,99,, सॉरी 99,99,969 वह नंबर है जो 47 से पूरी तरह कटेगा। ठीक है। इफ ऑन मार्क्ड प्राइस, भाई थोड़ा सा सर्दी हो गई इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है बोलने में ना। इफ ऑन मार्क्ड प्राइस द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस विद डिस्काउंट ऑफ 65% विद 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ दिस इज इतना। वो बोल रहा है 2 सेलिंग प्राइस है, यदि मैं किसी वस्तु को या तो 65% डिस्काउंट देकर बेच दूं, या तो 65% डिस्काउंट देकर बेच देता हूं, मान लिया 100 है, और या फिर दो डिस्काउंट दे रहे हूं, एक 30% और 40% का। ठीक है, मार्क्ड प्राइस पर, मार्क्ड प्राइस पर मान लेते मार्क्ड प्राइस 100 है, तो 65 का डिस्काउंट दिया तो वो चीज 35 में बेची। अगर दो डिस्काउंट 30 और 40 के दिए, तो पहले 30 का दिया तो वो चीज होगी 70, फिर 70 पर 4 का 40% का डिस्काउंट दिया तो 28 का डिस्काउंट दिया तो कितना हो गया? 42। तो वो चीज कितने में बेची? 42 में। तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 7। तो 7 की वैल्यू 105 रुपए। तो मार्क्ड प्राइस कितना होगा? 100। तो एक की वैल्यू कितनी आ रही? 7 1 7 5 जा, तो 100 की वैल्यू 1500। ठीक है। ए और बी इस रेशियो में है। आपसे बोला गया है ए और सी का जो रेशियो है, मतलब 25:30 बराबर है बी रेशियो डी के। बी कितना है? 40। डी आपको निकालना है। ठीक है। 5 5 जा 5 6 जा 5 8 जा 8 6 जा 48। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 48। अगला, दो सर्कल है जिनकी रेडाई दी हुई है 18 और 12। दोनों को एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। एक्सटर्नली टच करते हैं मतलब इस तरीके से। बोल रहा फाइंड द लेंथ ऑफ डायरेक्ट, जब भी डीसीटी निकालना हो, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना हो, तो मैं हमेशा से बताया आया हूं भाई, नॉर्मल केस में अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना होता है तो वो क्या होती है? दोनों का डिस्टेंस, मतलब ये दोनों का प्लस डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस दोनों की रेडियस का डिफरेंस का स्क्वायर, ये होती है। लेकिन अगर भाई यहाँ पर दोनों की डिस्टेंस क्या है? रेडियस 1 रेडियस 2। तो अगर मैं रेडियस 1 रेडियस 2 यहाँ पर पुट कर देता हूँ ना, तो यहाँ पर डायरेक्ट फिर डीसीटी जो निकलती है, जब डायरेक्ट सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं, तो उस केस में डायरेक्ट जो निकालना होता है वो अंडर रूट में रेडियस 1 इंटू रेडियस 2 करके निकाल दिया जाता है। ठीक है।
तो हम यहाँ पर वही करेंगे, डीसीटी यहाँ पर क्या होगी, तो आप बोलेंगे 2 इंटू में अंडर रूट रेडियस 1 कितनी है 18, रेडियस 2 कितनी है 12, दोनों में से 6 6 बाहर लिया तो 12 बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बचा 3 इंटू में 2, तो 12√6 इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 पाइप पी क्यू आर फिल अ सिस्टम इन 40 मिनट, 80 मिनट एंड 120 मिनट, 40 मिनट, 80 मिनट और 120 मिनट में कवर करते हैं। ठीक है, अगर मैं ओवरऑल टैंक देखता हूँ तो मान लेते हैं सर 240 लीटर का रहा होगा, तो यहाँ से इनकी एफिशिएंसी 6 आ गई, इसकी एफिशिएंसी 3 आ गई और इसकी एफिशिएंसी 2 आ गई। गॉट इट। वो बोल रहा है इनिशियली ऑल द पाइप्स आर ओपन, दोनों को, तीनों पाइप को इनिशियली ओपन किया जाता है, तो कितने समय के बाद क्यू और आर को टर्न ऑफ कर दिया जाए ताकि जो पाइप है वो टंकी केवल आधे घंटे में फिल हो जाए। आधे घंटे में फिल होने का मतलब सर पी तो पूरी देर चला होगा, क्यू और आर को बंद करने की बात चल रही है, तो सर अगर मैं पी को 30 मिनट तक चलाता हूँ, आधे घंटे तक, तो कितना फिल करेगा, तो सर 6 की एफिशिएंसी से अगर 30 मिनट तक चलाया तो 180 तो पी ही फिल कर दे रहा है, तो बचा हुआ कितना है, तो आप बोलेंगे सर बचा हुआ जो 60 आ रहा है उसको कौन फिल कर रहा होगा, क्यू और आर, तो क्यू और आर 60 टैंक को कितनी देर में फिल कर रहे होंगे सर, तो 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से, 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से 12 मिनट में फिल कर रहे होंगे। इसका मतलब स्टार्टिंग में जब तीनों को चालू करा होगा तो क्यू और आर को सिर्फ 12 मिनट काम करवाएंगे और इनसे बोल देंगे अब आप जाइए, आपका काम हो गया, बाकी काम पी अकेला करेगा। ठीक है, तो 12 मिनट बाद इनको बंद कर देंगे। एक क्वेश्चन हो रह जाता है, आपसे बोल देगा कि कितनी, काम खत्म होने से कितनी देर पहले इनको बंद कर दिया गया, अभी तो बोला कितनी देर बाद, अगर बोल देता कि क्यू और आर को काम खत्म होने से कितनी देर पहले बंद कर दिया गया, तो सर काम हो रहा था 30 मिनट में खत्म, 30 मिनट में उनको 12 मिनट पहले बंद करवा दिया, तो कितनी देर पहले, तो आप बोलेंगे सर उनको ना 18 मिनट पहले उनसे बंद करवा लिया, 18 मिनट पहले उन्हें बंद कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, और आए हैं भाई, पास्ट में ऐसे क्वेश्चन आए हैं। ये देखिए भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूजन होने की बात होती है कई बार। भाई जब भी इस तरीके का रेशियो का क्वेश्चन आएगा तो मेरी एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर डिफरेंस में थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा बात। देखिए यहाँ पर बोला गया है दो मित्र राम रवि की आयु में 7 वर्ष का अंतर है, तो यहाँ पर राम और रवि की आयु में 7 वर्ष का अंतर है ना, तो भैया राम, अगर राम का और रवि की आयु में अंतर बताया गया है तो राम को ही बड़ा मानना है जिसको पहले बोला है, हमेशा इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप इस चीज को अपोजिट कर देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस है। वैसे क्वेश्चन में ये चीज क्लियर करना चाहिए, अगर डिफरेंस दिया गया तो कौन बड़ा है कौन छोटा, क्योंकि इसका आंसर मुझे नहीं लगता कि 69 होना चाहिए, कई बार ये आंसर चेंज होकर भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने राम को बड़ा माना तो आंसर आपका सही आएगा, राम को अगर आपने छोटा मान लिया तो आंसर गलत हो जाएगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, बोला गया है कि दोनों में डिफरेंस 7 साल का है, मतलब अगर राम x साल का है तो रवि जो है वो x-7 साल का है, लेकिन इसके अपोजिट अगर आप कर देते ना कि राम अगर 7 साल x साल का है, रवि उससे x+7 साल का है, तब भी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती ना कि 7 का डिफरेंस है, लेकिन उसके इसमें आंसर गलत आ रहा है भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे एक स्टूडेंट ने डाउट में भेजा था, तो जो कि गलत हो रहा है, तो आप इस चीज को ध्यान रखें, एग्जाम में जाएं तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए जिनमें डिफरेंस बताया गया हो तो जो पहले बोला गया है ना उसको बड़ा मानना हमेशा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर रवि को, राम को बड़ा माना हुआ है, अब उसको बेस पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्या बोला गया है, राम की जो मम्मी है माया देवी वो 3 टाइम ओल्ड है राम से, राम की जो मम्मी है मॉम माया देवी, माया देवी वो इनसे कितनी ओल्ड है, 3 टाइम्स, मतलब वो 3x है। आगे बोला गया रवि जो है वो 4 टाइम्स ओल्ड है उसके ब्रदर सोहम से, रवि का जो ब्रदर है ना, रवि का जो ब्रदर है जिसका नाम सोहम है ना, तो जो रवि है वो अपने ब्रदर, अपने भाई, अपने सखा, अपने मित्र से क्या है बोला है, राम रवि इज 4 टाइम्स ओल्ड, रवि जो है वो 4 टाइम्स ओल्ड है, इसका मतलब ये 4 कम होगा, 4 गुना हो, मतलब इसका 4 गुना करने के लिए इसको 4 से डिवाइड करना होगा ना, तो ये 4 कम होगा। आगे क्या बोला गया है कि माया देवी मतलब राम की मम्मी और सोहम का डिफरेंस 65 साल का है, इन दोनों का डिफरेंस है ना, तो हम क्या बोलेंगे सर 3x माइनस में x-7/4, इनका जो डिफरेंस है वो 65 ईयर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो 12x माइनस एक्स प्लस 7 = 4, उधर जाएगा तो 260 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 11x = 253, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 2 11 3, x की वैल्यू 23 आ गई। क्या पूछा, फाइंड द एज ऑफ माया देवी, माया देवी की एक्स एज कितनी है 3x, तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 69। भाई इस केस में आंसर सही हो गया, लेकिन आप लोग घर पर इसको x+7 मानकर देखना, आंसर गलत आएगा, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ इस चीज का ध्यान रखें, इसलिए इसमें मैंने 2 स्टार लगाए, ध्यान से इस क्वेश्चन को करना जब भी एग्जाम में आए, सिली मिस्टेक के कारण फालतू में आपका गलत हो जाएगा। पर इस क्वेश्चन में मेरा जहां तक मानना है इसमें बताना चाहिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस बोला है तो उसके बेस पर तो हम इसको गलत भी कर सकते हैं ना। ठीक है, आगे बोला गया द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द सेल्स ऑफ बुक फ्रॉम 6 स्कूल ड्यूरिंग द कॉन्जिक्यूटिव ईयर 2013 से 2014।
व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज सेल, यहां पर बोला गया कितने परसेंट एवरेज सेल ऑफ स्कूल एबीसी इन 2014, 2014 में एबीसी, ए बी सी में जो एवरेज सेल है, तो एबीसी में कितनी एवरेज सेल है भैया 2014 में, 2014 में एबीसी में कितनी सेल्स है, तो आप बोलेंगे 2014 में 70 और 35 105, 105 और 80 कितना होता है 185 है। लेकिन इनका एवरेज निकालना तो ये हो गया, ये एवरेज सेल हो गई। आगे क्या बोला है, इज द एवरेज सेल ऑफ एसीएफ 2013, ए ए सी एफ 2013 में कितनी है 50 और ये 60, 110, 110 के बाद ये कितना आ जाएगा 40, ठीक है 1 मिनट रुकिएगा, तो कितना आ गया 140 आ गया। हाँ 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 लिया, ठीक है, तो ये कितना आ गया 150, ये आ गया 150, ठीक है। तो इसका भी एवरेज निकालेंगे हम, हमको यहाँ पर क्या बोला कि व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज सेल ऑफ एबीसी, तो जो एबीसी 2014 की ये सेल है ना, ये कितना परसेंट है किसका, इसका। तो मुझे बताइएगा, जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो एवरेज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, तो 3 से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 3 3 दोनों के कट जाएंगे, ये 3 3 कट जाएंगे ना, तो इनकी कोई जरूरत ही नहीं है। क्या बात समझ में आ गई। और यहाँ पर कंसेप्ट क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज सेल ऑफ द एबीसी, मतलब इनका जो हो रहा है इसका कितना परसेंट 100, मतलब 185 का कितना परसेंट 150 है, ये पूछा अल्टीमेटली, है ना। तो अपॉन 3 आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं भाई, ठीक है। तो आप बोलेंगे, इसमें कई बार बच्चे ये कर दे रहे हैं जो कि गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा क्या है और करना क्या है उस चीज का ध्यान रखें। तो 185/3 का 150/3 कितना परसेंट है, तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि एवरेज की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से इसको काटेंगे, 5 3 15, 0 5 3 15, 5 7 35, तो ये आ रहा है 3000 अपॉन में 37, तो ये 81.080 आंसर आएगा, यही आंसर है, ठीक है। एक बैग में 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं, किस रेशो में भैया, 3:5:7 में। अगर टोटल अमाउंट जो बैग में है वो 280 है, सर हमारे हिसाब से कितना अमाउंट है, अगर मैं मान लेता हूँ यही इतने ही सिक्के हैं, तो यहाँ पर 3 रुपए बन गए, ये 25 रुपए बन गए, 5 रुपए के सिक्के के ये 70 रुपए बन गए, तो ये टोटल 100 रुपए बन रहे हैं, 100 रुपए बन रहे हैं नकली 100 रुपए, और ये कितने बोल रहे हैं 980 रुपए। पक्का। 1 रुपए के अगर 3 सिक्के तो 3 रुपए, 5 रुपए के 5 सिक्के तो 25 रुपए, 7 रुपए के 10 सिक्के तो 70 रुपए, ठीक है। तो उस हिसाब से सर यहाँ पर 100 रुपए बन रहे हैं और वो बोल रहा है 980 रुपए बन रहा है। बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 10 रुपीज, 10 रुपए के कॉइन कितने हैं, तो सर पहले तो 100 रुपए की वैल्यू अगर इतनी आ गई तो 70 रुपए की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलेंगे सर 980 अपॉन में 100 इंटू में 70, ये 0 से 0 कट गया, तो जो 70 की वैल्यू आई वो कितनी आई 980 इंटू में 7, ये 2 0 से कट गया ना, तो 98 इंटू 7 आ गई 70 की वैल्यू। लेकिन 70 रुपए एक्चुअली में है ना, ये कितने के सिक्के हैं 10 रुपए के सिक्के, बोल रहा कितने सिक्के हैं, तो 10 रुपए के 7 ही सिक्के तो थे, उसकी वैल्यू तो हमारी ये आ रही 98 इंटू 7। हमको क्या निकालना है एक्चुअली में, यही 7 की वैल्यू कितनी है वही तो निकालना है ना, हमको निकालना वही तो है ना। तो हम क्या बोलेंगे सर कि यहाँ पर 70 की वैल्यू अगर इतनी आ रही है, हमको क्या निकालना है, हमको उसमें से 7 की वैल्यू निकालना है या 10 रुपए की वैल्यू निकालना है, 10 की वैल्यू कितनी, 10 रुपए के सिक्के कितने, सर 70 रुपए। एक बात बताइएगा, ये 70 रुपए हमने एक्चुअल वैल्यू मानी थी, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर अगर वैल्यू निकालते हैं तो सर एक्चुअली में 70 रुपए की वैल्यू आ रही है वो 98 इंटू में 7 अपॉन में 70, इतने रुपए आ रहे हैं, इतने रुपए बन रहे हैं 10 रुपए के सिक्के से, इतने रुपए बन रहे हैं 10 रुपए के सिक्के से। तो 10 रुपए के सिक्के से इतने रुपए बन रहे हैं तो कितने सिक्के रहे होंगे, ये डिवाइड करिए भैया। तो 98/10, और कहीं पर गलत हो रहा है यार ये, इसको रब करके एक बार फिर से करिए। मैंने बोला एक मिनी बैग में 1 रुपए और 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं, 3:5:7 के अनुपात में। तो ये 3 रुपए बन गए, ये 25 रुपए बन गए, 5 5 7 10 70 रुपीज बन गए, तो ये 100 रुपीज बने हैं, और वो बोल रहा है कितने रुपए बने हैं 980। तो यहाँ से 70 की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप बोलेंगे 10 की वैल्यू इतनी, तो 70 की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप बोलेंगे 98 इंटू में 7, 7 गुना ही आएगा ना, तो इतनी आ गई 70 की वैल्यू। तो भैया यहाँ पर जो बोला गया ना, हम मान लेते इसको एक्स रहा होगा, तो 10 रुपए के 7x सिक्के रहे होंगे, 10 रुपए के 7x सिक्के रहे होंगे। उसने क्या बोला कि नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 10 रुपए, 10 रुपए कितने कॉइन्स रहे होंगे, तो मैं बोलता हूँ सर कि यहाँ पर जो रुपए आ रहे हैं 98 इंटू में 7 आ रहा है।
यहाँ पर गलत क्यों हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो 10 रुपए के कितने सिक्के बन रहे होंगे, तो डिवाइड ही तो करना होता है ना। लेकिन डिवाइड करने पर आंसर क्यों नहीं आ रहा। 7 8 56 का 6, 5 यहाँ, 63 और 5 68 अपॉन में 10, तो ये 68.6 बन रहा है। ये 3 रुपए को मैं प्लस करके क्या लिख रहा हूँ यार भाई, यहाँ पर ये 98 बन रहा है ना। आप लोग भी नहीं बोलते यार, कमेंट्स में बोलना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा जुकाम है, उस कारण मुझे लग रहा है जुकाम सिर पर चढ़ गया है ना। देखिए ध्यान से, 1 रुपए का और 5 रुपए का मल्टीप्लीकेशन गलत कर रहा था मैं। वो 10 रुपए के जो सिक्के हैं वो 3:5:7 में, मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ, ये 3 रुपए बन रहे हैं, ये 5, और ये सॉरी ये 25 और ये 70, तो ये टोटल 98 रुपीज बन रहे हैं, और उसकी वैल्यू दी हुई है 980। ठीक है, तो ये 70 की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 700 रुपए। तो सर 10 रुपए के सिक्के 700 रुपए में कितने बने होंगे, तो आप बोलेंगे सर 70 सिक्के बने होंगे, 70 सिक्के बने होंगे, 70 सिक्के। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन था यार। रमेश ने एक कुछ आइटम, भैया ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी डाउट में आया था, इसको 3 स्टार कर लो। रमेश ने 19 नवंबर 2019 को एक डीलर से कुछ सामान खरीदा। बिल 5,480 का हुआ। उसने 10 नवंबर 2019 को भी कुछ सामान खरीदा, मतलब 2 बार सामान खरीदा। एक तो 10 नवंबर 2019 को खरीदा, और एक खरीदा 19 नवंबर 2019 को। तो 19 नवंबर 2019 को खरीदा है, उसका जो बिल हुआ वो 5,480 रुपया हुआ, रुपया। और जो 10 नवंबर 2019 को खरीदा, उसका बिल हुआ 9,800 रुपए। ठीक है, उसने क्या किया, यदि डीलर 10 दिनों के भीतर किए गए भुगतान पर 2% की छूट देता है। देखिए 10 दिन के भीतर कौन से भुगतान किया गया भैया, ये वाला 10 दिनों के भीतर किया ना, क्योंकि 19 तारीख को बिल जनरेट हुआ। तो 10 दिन के भीतर ये वाला भुगतान किया, तो इस पर उसको 2% की छूट देता है दुकानदार। और बाकी खरीद के समय नगद भुगतान पर 5% की, तो जो नगद भुगतान किया उस पर 5% की छूट देता है। ठीक है, तो सर आप बोलेंगे 9800 पर 2% की भुगतान, 2% की छूट देता है, मतलब इसको 98% पर सेल करता है। और टोटल 5,480 जो उस टाइम बिल बना, उस पर 5% की छूट देकर उसको 95% पर सेल करता है। तो ओवरऑल कितना पैसा बन रहा है ये आपको निकालना था। ठीक है, चलिए काटते हैं भाई। तो 20 से 20, 98 का स्क्वायर ही तो आ रहा है यहाँ पर। तो 98 का स्क्वायर याद हो तो ठीक है भाई, जिसको याद नहीं है वो ऐसे निकाल लें। 8 8 जा 64 का 4, 6 कैरी ओवर, 9 8 जा 72, 2 जा 144, और 6 150 का 0, 15 कैरी ओवर, 9 9 जा 81, 81 और 5 86, और 10 96, 9604। यहाँ पर काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, चलिए इसको काट देते, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 9 जा, तो कितना आ रहा है, 19 8 जा कितना होता है। तो आप बोलेंगे सर 19 8 जा करेंगे तो 72, और 90 तो 162, 16 यहाँ, 19 4 जा 76, तो 92 आ गया, 92 का 2 9 यहाँ, 19 5 जा 95, और 10 104। तो अरे क्या हो रहा है, ये पॉइंट में आ रहा है क्या, डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 1 1, सबको ऐड करेंगे भाई। फिर आंसर गलत आ रहा है क्या भाई। अगर अब भी गलत आ रहा है तो फिर सर्दी ज्यादा चढ़ गई है भाई मुझे, है ना। क्लास लेने की जरूरत नहीं थी वैसे मुझे फिर आज। 5480 रुपए 95% में बेच रहा है। 95%, एक जीरो से एक जीरो, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 9 जा 45, 2 से हम इसको काटेंगे। 2 से हम बाद में काट रहे हैं, पहले 19 से कर रहे हैं। 19 8 जा कितना होता है, 80 और 72, तो 152 हो रहा है। ये यहाँ आया, यहाँ 15 आएगा भाई। ठीक है, 19 4 जा कितना होता है, 19 4 जा करेंगे तो 76, 81 91। देखो गलत तो कर रहे थे ना, गलत तो कर रहे थे एग्जैक्टली हम। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 91। तो यहाँ आ रहा है 9604 प्लस, नीचे 2 चल रहा है, 19। 19 8 जा कितना करा हमने, 19 8 जा हम करेंगे तो 162 का 2 आ जाएगा। ठीक है, 152 का 2 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 19 4 जा कितना होता है, 76, 81 91 आ जाएगा, 91 का 1 आ जाएगा, 9 कैरी ओवर। 19 5 जा 95, 95 में 104। 2 से काटेंगे, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 0 2 6 जा 12, 6 4 0 का 0 आ जाएगा, 1 कैरी ओवर आ जाएगा। 1 यहाँ ओवरऑल आ गया भैया, 10 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, यही आंसर है। सॉल्व भी नहीं करना, यही आंसर बनेगा, 14,810। ठीक है, एक पोल है, 10 मीटर लंबा एक खंबा, रेस्ट स्लेंटली, स्लेंटली मतलब इस तरीके से लेटा हुआ है, 10 मीटर लंबा खंबा, एक वॉल के अगेंस्ट, मान लेते हैं ये वॉल है, एक दीवार है, उसके अगेंस्ट में वॉल ए बी, ए बी इसका नाम भी दे दिया उनने, जिस पर वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है, 30 डिग्री एंगल ये बना रहा है मान लेते हैं। ठीक है, हाउ फार मतलब ये दूरी कितनी है, आपको वॉल से ये निकालना है। भैया 30 डिग्री एंगल अगर मैं देखता हूँ,
तो 30 डिग्री एंगल के अकॉर्डिंग साइन 30 कितना होता है? साइन 30 होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? रेशियो क्या होता है? तो 0 1/2 होता है। मतलब अगर परपेंडिकुलर 1 है तो हाइपोटेन्यूज 2 है, तो हाइपोटेन्यूज 2 की वैल्यू तो 10 दी हुई है, 5 गुना। तो ये 1 होगा तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी, 5 मीटर। तो सर अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं मैं इसमें, अगर ये 10 है, ये 5 है, तो ये कितना आ जाएगा? 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर और अंडर रूट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? इनका डिफरेंस 5 और इनका सम 75 हो जाएगा। ठीक है, 75 हो जाएगा अंडर रूट में, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 5√3। ये आंसर है आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। यहां पर बोला गया है द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ रिसर्च स्कॉलर एंड द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ फीमेल रिसर्चर्स स्कॉलर इन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी। स्टडी द ग्राफ, स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। यहां पर आपको रेशियो बताना है मेल रिसर्चर स्कॉलर का। मेल रिसर्चर स्कॉलर इन मैथमेटिक्स टू स्टेटिस्टिक्स। मैथमेटिक्स में मेल कितने भाई? 18 तो टोटल स्कॉलर है, जिसमें 4 महिलाएं हैं। तो 4 महिलाएं हैं तो पुरुष कितने रहे होंगे? तो आप बोलेंगे सर अगर 14 पुरुष रहे होंगे। और यहाँ पर किसका स्टेटिस्टिक में 12 अगर टोटल है, 3 अगर महिलाएं हैं, तो यहाँ पर 9 पुरुष रहे होंगे। तो यहाँ पर रेशियो कितना आ रहा है? 14:9। ये आंसर है। एक बस अपने शुरुआती किसी दूरी को एक तिहाई भाग जो है वो 40 की स्पीड से जाती है, 40 किलोमीटर पर आवर। आगे क्या बोला गया है? एंड दूसरी एक तिहाई भाग जो जाती है वो 50 की स्पीड से जाती है, तीसरा एक तिहाई भाग जाती है वो 60 की स्पीड से जाता है। जब भी बराबर डिस्टेंस कवर की जाए तो उस केस में तीन तीन अगर एवरेज स्पीड दी हुई हो तो उस केस में एवरेज स्पीड होती है थ्राइज ऑफ S1 S2 S3 अपॉन में S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S3 S1, ये होती है। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके पहले एक बार निकालने की कोशिश करते हैं। तो आंसर क्या आएगा हमारा? तो आप बोलेंगे सर 3 इंटू में 40 इंटू में 50 इंटू में 60 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 40 इंटू में 50। S1 S2 बोला ना, तो 40 50 जा कितना होगा? 2000 प्लस 50 60 जा कितना होगा? 3000, मतलब 3000। और फिर 60 40 जा कितना होगा? 2400। ठीक है, तो अगर मैं सबको मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ जाएगा? 3 इंटू में 40। इनको मैं मल्टीप्लाई ऊपर को इसलिए नहीं कर रहा हूं भाई, क्योंकि जिस चीज को बाद में कटना ही है उसको जोड़ने से क्या मतलब? यदि आपको पता है कि आपका कटना है बाद में जाकर, तो आपको जोड़ने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 3000 और 2000, 5000 और 2400 कितना हो जाएगा? 7400। 2 जीरो से सुन सा बसुन, प्यार की धुन। ठीक है, अब ये किससे कट रहा है? तो अभी तो कटते हुए दिख नहीं रहा है भाई आपका। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको काट सकते हैं। 6 से नहीं काटेंगे, 2 से काट देते हैं। 2 20 जा, 2 37 जा, कितना बच रहा है भाई? 6 5 जा 30, 2 जा 60, 63 जा 180 और 180 और 2 जीरो आ गए, नीचे 37 है। 37 टू जा हम कर सकते कितना होगा? 37 दूनी 74, 72 74 टू जा कितना हो जाएगा? तो 148। 4 जा 148, कितना बच रहा है? 32, 320। कितने बार में जाएगा? 8 टाइम्स भाई। 48 के समथिंग एक ही ऑप्शन आ रहा है, ये यही आंसर होगा। तो ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कि सर हम मान लेते हैं कि 1/3 भाग चल रहा है हर जगह। तो मैंने मान लिया कि 1/3 भाग जो है ना, वो 9 टोटल डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस मैंने 9 मान ली। 9 में से 3 डिस्टेंस, फिर 3 डिस्टेंस और फिर 3 डिस्टेंस चल रहा है, यही 1/3 होगा ना, यही 1/3 होगा। और एवरेज क्या होता है भाई? एवरेज होता है सर टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, राइट? तो एवरेज हम कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस आ गया 9। टोटल टाइम कितना होगा? टाइम हमेशा ध्यान रखना, टाइम अगर निकलता है तो वो कैसे निकलता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करके। तो डिस्टेंस 3 चल रहा है किसकी स्पीड से? 40 की स्पीड से। प्लस अगला डिस्टेंस 3 चल रहा है कितने की स्पीड से? 50 की स्पीड से। प्लस अगला डिस्टेंस 3 चल रहा है कितने की स्पीड से? 60। इसको सॉल्व कर दो तब भी आंसर यही आएगा। तो इससे बेस्ट वो वाला था जो मैंने ऑप्शन बता चुका हूँ। तो दो के केस में जो फॉर्मूला होता है मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ। जो भी भाई लोग हमारे नींद ले रहे थे उनको मैं फिर से रिकॉल करा देता हूँ कि अगर आपको 3 एवरेज स्पीड दी हुई हो, उस केस में आपको निकालना हो डिस्टेंस इक्वल हो, डिस्टेंस बराबर हो, तो आपका जो फॉर्मूला होता है थ्राइज ऑफ S1 S2 S3 डिवाइडेड बाय S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S3 S4, ये होता है S1। ठीक है, लेकिन अगर 2 एवरेज स्पीड दी हुई हो, 2 एवरेज स्पीड वाला हो, तो क्या होगा? S1 S2 अपॉन में अपॉन में अपॉन में S1 प्लस S2। ठीक है, यहाँ 2 भी आएगा, ये होता है फॉर्म। ठीक है, चलिए इसको डिवाइड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भैया ये क्वेश्चन एलजेब्रा का है। पहले मैं आपको एलजेब्रा के कंसेप्ट बता चुका हूँ, आप में से कोई भी पहली बार आया ना भाई, तो एलजेब्रा की एक मैं कंसेप्चुअल क्लास ले चुका हूँ आप लोगों की, जिसमें मैंने आपको पूरे एवरेज के क्रैश टाइप की क्लास ली थी आपकी, कि पूरा 2 से 3 घंटे में पूरा जो रिवीजन करवाया हुआ था। यदि आपको वो एवरेज की क्लास पसंद आती ना भाई, तो कमेंट बॉक्स में इसी क्लास में लिखकर बताना
मैं उस क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसको देखकर जरूर आइएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। और अगर आपको वो रिवीजन वाली क्लास पसंद आती है तो कमेंट में लिखकर बताना, मैं नेक्स्ट क्लास आपकी ज्योमेट्री की लेकर आऊंगा, जिसमें क्विक क्विक कंसेप्ट क्लासेस, क्विक रिवीजन क्लास करके लेकर आऊंगा, जिसमें आपका पूरा रिवीजन करा दूंगा 2 से 3 क्लास में। ज्योमेट्री का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जितने भी होंगे वो सभी कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर a+1/a की वैल्यू 12 दी हुई है, तो a² + 1/a² क्या होगा, तो वो होता है k² - 2। के स्क्वायर क्या है, के यही होता है। मतलब ये कि अगर a+1/a की वैल्यू k दी हुई है और आपसे बोल रहा है a² + 1/a² निकालिए, तो वो हो जाएगा k² - 2। तो वो हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस में 2, तो 144 माइनस में 2 कितना हो जाएगा, 142। व्हाट इट। अगला, 0 से 90 के बीच में अगर t की वैल्यू दी हुई है, तो इनमें से कौन सा ट्रू है। यहां पर बोला जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट यहां पर आपका ट्रू है। तो मैं बोलूंगा 0 से 90 के बीच में भाई, बोल रहा है कि टी जो है 45 से कम है। अगर एंगल 45 से कम है ना भाई, तो आपको टेबल की वैल्यूज याद होगी, साइन और कॉस की। साइन और कॉस की 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो ये होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, ऐसा होता है। फिर 190 डिग्री पर। और उसी केस में यहाँ होता है 1√3/2, ये होता है 1/0, 1/2, 1/√2, ये 1/√2 होता है, ये 1/2 होता है, और ये 1 होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ यही वाला सेटिस्फाई कर रहा है। जब 45 से कम की मैं बात करता हूँ, तो 45 से कम में साइन हमेशा छोटा रहेगा कॉस के कंपेयर में, साइन छोटा है कॉस के कंपेयर में, यही सेटिस्फाई कर रहा है बस, ठीक है। स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर बोला गया है कि ईयर में, मतलब ईयर वाइज सोज द प्रोडक्शन ऑफ 3 कार्स ABC इन 1000, ठीक है। फॉर ऑल द ईयर 2015 से 18 तक एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बी टाइप कार, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बी टाइप कार, देखिए बी टाइप कार का एवरेज प्रोडक्शन जो हो रहा है वो कितना कम है ए और सी टाइप कार से। भाई देखो, इसको आप डायरेक्ट निकालने की कोशिश मत करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज नहीं पूछा, पहली बात आपसे एवरेज डायरेक्ट पूछा है, और यहाँ पर दो चीज का एक साथ एवरेज पूछा है, तो इसलिए चेंज हो जाएंगे यहाँ पर जज्बात आपके, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो बी टाइप कार का एवरेज निकालते, पूरा कितना हो रहा है, 500, 600, 1100 और 700, 1800, 1800 और 600, 2400, ठीक है। 2400, 80 और 20, 2500, 2590, तो 2590 इसका आ गया टोटल। इनका एवरेज ये हो गया, तो बी का एवरेज ये आ गया भाई। अच्छा, फिर ए और सी का एक साथ एवरेज निकालना है, तो ए और सी का एवरेज निकालने के लिए इनका सम करिए। 800, 800, 1600, 1600 और 900, 2500 और 700, 3200, 3200 और ये 100, 3300। तो 3300 प्लस प्लस 1200 और 800, 2000, 2000 और ये 100, 1000, 3000। सही करा ना हमने, 1200 और 800, 2000 और एक 3000। 3000 में 900 जोड़ेंगे, 3900, 3900, 4050, ये कितना आ गया, 4050। इन सबको जोड़ा तो 7350 आ गया। 7350, उनका एवरेज कैसे निकलेगा भाई, टोटल 8 से डिवाइड करना पड़ेगा 7350 को, ठीक है। और ये 4 था ना, इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो आंसर आएगा हमारा वो 2590 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 7350/8। इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो भाई, तो क्या बन जाएगा। तो आप बोलेंगे सर ये बनेगा 5180, 5180 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 7350 डिवाइडेड बाय 8। 8 अगर कॉमन ले लेता हूँ तो सबको जोड़कर 0, 8 5 13 का 3, एक यहाँ, 4 और एक 5, 7 5 12, 8 8 से ही डिवाइड करना है ना, 8 2 जा 16। कहाँ गलत कर दिया भाई हमने, एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक देखना, थोड़ा सा फ्लुएंटली में आज कैलकुलेशन मिस्टेक ज्यादा हो रही है। 800 और 900 सभी को एक बार चेक कर लो, है ना। हमारे से क्या बोला था, बी का बोला था ना, तो 600 और 800 हमने ऐड किया, तो 600 और 700 कितना हो जाएगा, 1300, 1900, 2400, 2400, 2590, 2590 आ गया। 4 का था तो एवरेज हमने ये 4 से निकाल दिया, ये बिल्कुल सही है हमारा। डिफरेंस पूछा था एक्चुअली में, आपको डिफरेंस निकालना है तो कोई चिंता की बात ही नहीं है भाई यहाँ पर, है ना। डिफरेंस निकालना था इसलिए गलत हो रहा है ना। बोला ना आपसे कि डिफरेंस हाउ मच, ज्यादा मोर कितना है, लेस देन, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, अल्टीमेटली आपका जो आंसर आएगा वो 5180 माइनस में 7350 डिवाइडेड बाय 8 करके आएगा। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 0, इसमें से इसको बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे ना, 15 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो 7 3 2, 2 में से 1 गया 1 और यहाँ 2, 8 आ जाएगा। 8 2 जा 16, कितना बचा 5, 8 7 जा 56, 271.25 यही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन।
राइट सर्कुलर कोन है भाई, जिसकी हाइट दी हुई है आपको 24 और वॉल्यूम दिया हुआ है। कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर एच। उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 1232। अच्छा, पाई कितना होगा भाई? पाई होगा सर 22/7। रेडियस कितनी होगी? आर, वही तो निकालना है। और ये हो जाएगी हाइट 24। आपको निकालने का क्या बोल रहे हैं यहाँ पर भाई? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या, कोन का क्या होता है? तो वो होता है सर, ये तो हो गया स्लेंट सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस नीचे वाला जो बेस होता है उसका ये हो गया। तो ओवरऑल इसका जो सरफेस एरिया होता है वो एल प्लस आर ये होता है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। तो हमको पहले यहाँ से आर की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। चलिए काटते हैं हम इसको। किससे कटेगा भाई? 24 से काट सकते हैं क्या? 12 2 जा 24, ना, हाँ, ना ना ना, 6 2 जा 12, 6 4 जा, चलिए इसको काट देते हैं 11 से। 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, वन इधर गया, 11 1 जा 11 2 जा, ठीक है। 24 2 जा 48, 48 3 जा, कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। इससे काट देते, 3 8 जा 24, 8 2 जा 16, 16 के टेबल में ये कितने बार में आता है? तो आप बोलेंगे 16 के टेबल में अगर मैं निकालता हूँ तो 6 7 जा 42, 16 7 से ये पूरा जा रहा है, ठीक है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 49। तो यहाँ से आर कितना आ गया? 7। आर की वैल्यू आ गई 7। आपसे बोला गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का टोटल सरफेस एरिया ये होगा। तो 22/7 इंटू में रेडियस की वैल्यू 7। एल प्लस आर कितना होगा? एल प्लस आर। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर एल प्लस आर कितना होगा? तो अगर मैं कोन बनाता हूँ, कोन की हाइट दी हुई है सर 24, ठीक है, यहाँ पर रेडियस दी हुई है, वो रेडियस है 7। तो 7 24 25 में स्लेंट हाइट जो हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी वो 25 हो जाएगी, प्लस रेडियस हो जाएगी 7। तो 7 से 7 कट गया, तो 22 इंटू में 32, 22 इंटू में 32 करेंगे तो 64। तो 407 ये आंसर है, ठीक है। द सम ऑफ थ्री नंबर इज इतना, तीन नंबर का सम दिया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये भी एक क्वेश्चन डाउट में पूछा गया था। तीन नंबर का सम दिया गया है, सम ऑफ देयर स्क्वायर, उनका स्क्वायर का सम दिया गया है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है भाई, इसको इतना तगड़ा तरीका बताऊंगा कि आपको जीवन में कुछ समझ में ही नहीं आएगा इसके बाद फिर। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ देयर क्यूब, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ देयर क्यूब, उनके क्यूब का सम, उनके क्यूब का सम, और थ्री टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट, और उनके थ्री टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट का वो निकालना है भाई। तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस साइज ऑफ ए बी सी का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है। तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन भाई मैं यहाँ पर दूसरा तरीका लगाने का ये बोल रहा हूँ आपसे, कि मैंने आपको जब भी इसका रिवीजन करवाया हुआ है एलजेब्रा का, तब मैंने ये बोली थी कि जितने वेरिएबल होंगे उतनी इक्वेशन होना जरूरी है। अगर उससे ज्यादा वेरिएबल्स हो रहे हैं, इक्वेशन जितनी उससे ज्यादा वेरिएबल हो रहे हैं, तो उस केस में आप एक्स्ट्रा वेरिएबल को जीरो मान सकते हैं। तो अगर यहाँ पर पूछा आपसे ये है ना, अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल सी को जीरो मान लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर दो इक्वेशन है, इक्वेशन कितनी? दो, तो वेरिएबल भी दो ही होना चाहिए। तो मैंने सी को अगर जीरो मान लिया, तो यहाँ से नया क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि ए प्लस बी 18 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको 36 दिया हुआ है, और आपको निकालना क्या है? अगर सी जीरो कर देता हूं तो ये भी जीरो हो गया। तो आपको निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है ए प्लस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। तो भाई इसमें से ए प्लस बी पता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर पता है, ए बी निकालना है। तो इन दोनों का यूज करके अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, कौन सा वाला, कौन सा फॉर्मूला लगाता हूँ? तो सबसे पहले तो ये रब कर देते हैं हम, ठीक है, ये रब कर देते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा देता हूँ, कौन सा वाला फॉर्मूला जो आपने सबने पढ़ा होगा बचपन में, कि सर अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालता हूँ तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। तो ये हो जाएगा 324, माइनस में 36 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी। तो यहाँ से ए बी कितना आ जाएगा? 288 अपॉन में 2, तो 144 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं करना, पुट करते हैं वैल्यू। तो ए प्लस बी 18 दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 36, माइनस में 144। भैया 18 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए क्या? 18 का मल्टीपल मतलब 9 का मल्टीपल भी होना चाहिए, ये भी मल्टीपल है 9 का, सभी मल्टीपल है 9 के। तो पूरा सॉल्व कर लीजिए, और आंसर माइनस में होना चाहिए। तो ये आंसर तो दोनों नहीं है, माइनस वाली आंसर होगी, ठीक है। तो 18 इंटू में ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 36 माइनस करेंगे तो इंटू में माइनस का 108 आ जाएगा। 18 इंटू 108 करेंगे तो 1800 और 144, तो 1944 ये आंसर है। आप बोलेंगे सर इतना जल्दी कैसे करा? भाई मैंने 100 को ब्रेक कर दिया 100, 108 को 100 प्लस 8 में।
तो इसका 1800 और 18 अट्ठे 144, तो 1800 और 144 कितना होता है? 1944 ऐसे। ठीक है, चलिए। साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जो कि 28 दी हुई है साइड, टेकिंग ईच वर्टेक्स एज अ सेंटर, हर वर्टेक्स को एज अ सेंटर की तरह ट्रीट किया जाता है, और एक सर्कल ड्रॉ किया जाता है जिसकी रेडियस है हाफ ऑफ द लेंथ। भाई मैं समझ गया हूँ, आप भी समझ गए होंगे। यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया जा रहा है इसको सेंटर मानकर, जिसमें बोला जा रहा है कि इसकी जो रेडियस है वो हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड, मतलब इतनी है रेडियस। इसका मतलब रेडियस अगर ये लाना है तो इसको सेंटर मान के इस तरीके का सर्कल खींचना पड़ेगा जो इस तरीके का बने, ये बराबर ही होगी साइड। ठीक है, अच्छा दूसरा सर्कल यहां से बनेगा, ये कंसेप्ट आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा ज्योमेट्री में। तो तीसरा सर्कल यहां से ऐसा बनेगा इसको टच करते हुए ये। ठीक है, ये 3 सर्कल बन गए। अच्छा इस केस में मैंने एक फॉर्मूला भी बताता हूँ, मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले पूछा क्या है ये देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ ट्राइंगल विच इज नॉट इंक्लूडेड। आपको इसका एरिया निकालना है। भाई इसका एरिया डायरेक्ट निकालने का तरीका है, डायरेक्ट निकाला जाता है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। कैसे निकाला जाता है? शेडेड रीजन करके, एरिया ऑफ शेडेड रीजन करके डायरेक्ट मैं ज्योमेट्री में लिखवाता हूँ फॉर्मूले। और वो क्या होते हैं? ये होता है √3/4। मान लेते हैं ये पूरी साइड जो है ना, ये पूरी साइड 2a है, पूरी साइड 2 है, तो √3/4, तो 2a का स्क्वायर आ जाएगा इसकी साइड, माइनस, मतलब ये पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया, उसमें से हम ये जो एंगल है इसको माइनस करेंगे तो वो होता है πr²। सर्कल की रेडियस कितनी होगी? a², अपॉन में 2 आ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है। तो आप या तो इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, या फिर मैं दूसरा तरीका आपको और बता देता हूँ, बेसिक से करेंगे, है ना। तो फॉर्मूले से नहीं करना चाहें तो आप बेसिक से करेंगे। देखिए भैया, ये फॉर्मूला कैसे बना, 60-60 डिग्री के तीन तीन सेमी सर्कल बन रहे हैं, 3 सेमी सर्कल बन रहे हैं, क्वार्टर सर्कल। तो अगर ये तीनों सर्कल को एक साथ मिला दूंगा तो इनसे कहीं ना कहीं हाफ सर्कल बन जाएगा। तो हाफ सर्कल मतलब πr² का आधा कर दोगे तो वहां से ही इसका एरिया आ गया, ये 3 सर्कल का मिलाकर। ठीक है, और साइड, और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये इक्विलेटरल ट्राइंगल था, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में से ये 3 सर्कल अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो ये शेडेड रीजन हो जाएगा, तो वही मैंने किया। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इस पूरे को रब करके मैं आपको एक बेसिक तरीके से बता देता हूँ सर, कि ये ट्राइंगल बन रहे हैं, इसमें से ये 14 मान लेते हैं हम, तो ये 3 सर्कल ऐसे बन रहे हैं भैया, 3 सर्कल ऐसे क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं निकालना चाहूँ शेडेड रीजन, तो √3/4 इंटू में a², साइड का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 28 इंटू में 28। इसमें से माइनस क्या करेंगे? पाई मतलब 22/7, रेडियस का स्क्वायर 14 इंटू 14 अपॉन में 2, ये माइनस करेंगे। समझ में आ गई बात? चलिए, 14 टू जा, 2 2 जा, 2 14 जा। ठीक है, 2 से अभी भी कट रहा है क्या? 2 14 आ जाएगा। ठीक है, 7 2 जा 14, से ये 14 चले गया, तो 14 का स्क्वायर होता है 196√3, माइनस में हो जाएगा इधर 22 इंटू 14, 22 इंटू 14। भाई इसमें 2 3 तरीके कर सकते हैं, 11 1 जा 11, कितना बच रहा? 7। या तो आप इसमें 14 कॉमन लेकर सॉल्व कर लो, या इसको डायरेक्ट ही ऐसे सॉल्व कर लो। तो 22 इंटू 14 करूंगा तो 14 2 जा 28 का 8, 2 कैरी ओवर, तो ये आ जाएगा 308। और ये कितना आ रहा है? तो 196 इंटू में आपको यहाँ पर बोला गया है कि इसकी वैल्यू 1.732 मानिए, 1.73 ही मानना है आपको। तो इसको मल्टीप्लाई करें, 19 3 जा कितना होता है? पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, 19 3 जा कितना होता है? 57, मतलब 570 और 18, तो कितना हो जाएगा? 588। तो 588 का 8 आ जाएगा, 58 कैरी ओवर आ जाएगा। फिर 19 7 जा कितना होता है? तो 19 7 जा अगर आपको आता नहीं है तो 70 और 63 भी कर सकते हैं, तो 133 होता है ना। तो 1300 के समथिंग आएगा, 1330, 1330, 1330 और 42, तो 1372, 1372 में से 8 जोड़ेंगे तो 1380, 1380 में 50 ऐड करेंगे, 1380 में 50 ऐड करेंगे तो 1430, 1430 का 0 आ जाएगा, 143 कैरी ओवर आ जाएगा, 196 1 जा 196, और फिर इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 और 13 का 3, 1 कैरी ओवर, तो ये आ जाएगा 33,000 कुछ कुछ इतना। अब उसमें से अगर मुझे 308 माइनस भी करना है, 2 के पहले पॉइंट भी है, तो 308 में माइनस भी करूंगा ना भाई, तो आपका आंसर घूम फिर कर यही आ रहा है। ठीक है, 331, हाँ, हाँ, 39 था ना, तो अपना 31.08 आंसर आ रहा है, ये आंसर है आपका। ठीक है, चलिए। सॉल्यूशन इसका इजी नहीं था, कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखें, इन अ सर्कुलर रेस ऑफ 750 मीटर, 750 मीटर की एक सर्कुलर रेस में कुछ बोला जा रहा है, और वो क्या बोला जा रहा है देखते हैं अपन, है ना, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ इन अ सर्कुलर रेस, 750 मीटर की सर्कुलर रेस है भाई,
यहां से दोनों दौड़ना शुरू करते हैं, एक्स और वाई स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। 750 मीटर की है भैया। एक व्यक्ति दौड़ता है 13.5 की स्पीड से, दूसरा व्यक्ति उसी के पीछे दौड़ता है 9 की स्पीड से। वो बोल रहा है अगर सेम डायरेक्शन में जाते तो वो फिर से कब मिलेंगे। भाई फिर से कब मिलेंगे, कहीं ना कहीं ये दोनों भागे जैसे ही। तो एक व्यक्ति आगे मिलने का देखिए, मिलने की ये तो पॉसिबिलिटी है नहीं कि जो पीछे चल रहा है वो इसको मिला ले। पॉसिबिलिटी आगे ही वाले की है कि आगे वाला घूमकर पीछे से इसके आ जाए। तो कहीं ना कहीं आगे वाले को कितनी दूरी कवर करना होगा, 750 मीटर कवर करना होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट हम समय निकाल सकते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 750 मीटर रिलेटिव स्पीड से कवर करेंगे, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, कितनी होगी, तो वो हो जाएगी 4.5। तो 4.5 की स्पीड से अगर इनको कवर करना है किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ऐसे भागेंगे। इसको अगर मीटर में ले जाना है, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि आंसर सेकंड में पूछा गया है, तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर आ जाएगा 450 अपॉन में 4.5 इंटू में 5/18, मतलब ऊपर चले जाएगा। एक जीरो यहाँ से काटकर यहाँ दे दो भैया। ठीक है, तो 5 9 जा 45, 5 15 जा 0 आ गया। और उसके बाद 9 5 जा 45, 45 4 जा तो 15 4 जा 600, तो 600 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकाली भाई। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले प्लस से क्वेश्चन को अलग कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग अब पहले मल्टीप्लीकेशन होगा, 3 2 जा 6। ठीक है, तो बी ओ पहले आता है, ऑफ पहले आता है, डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, इंटू में 2 हो जाएगा। अब इसमें डिवाइड पहले होगा तो वो करेंगे बाद में, प्लस 18 2 जा 36, 36। अब डिवाइड पहले होगा तो 36 नीचे आ जाएगा और इंटू में 4 आ जाएगा, माइनस में। अब यहाँ पर डिवाइड पहले होगा तो 1/2 इंटू में 2। एक्चुअली में इसको भी मैं नीचे ही 6 लिख देता तो ज्यादा सही रहता। 2 3 जा 6 और 3 5 जा 15, तो यहाँ आ जाएगा 5, प्लस 9 4 जा 36, 4 से 4 कट गया तो 1, माइनस जीरो नहीं कर देना भाई, है ना, ये भी 1। तो ये +1 -1 गया तो 5 आंसर आ गया। बहुत ही सुंदर आंसर। अगला क्वेश्चन, एक सेकंड, ये अगला क्वेश्चन क्या, 25 क्वेश्चन आपके यहाँ प्रैक्टिस हो चुके हैं भाई। तो ये रहे आपके 25 क्वेश्चन भाई। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और इसी प्रकार से पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में सीजीएल की 10 सितंबर की सेकंड शिफ्ट के साथ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। ओके, थैंक यू क्लास।